Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, I am going to explain a chapter in class 11 and the name of this chapter is Executive. First of all, we will try to understand the separation of power, and this concept was given by the Montesquieu. Montesquieu was saying कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट या फिर रूलर इज डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्गन: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. Power of the government is divided into three organs: executive, legislature, and judiciary. And class, we already studied this concept of separation of power, which was given by the Montesquieu in the class 9th. But class, in the 18th century, the rulers were very authoritarian. They were unaccountable to the people. They lived a luxurious life, like in the France, Louis XVI. And the Montesquieu was given this idea. He was saying कि जो रूलर है, गवर्नमेंट है, उसके पावर को थ्री ऑर्गन में डिवाइड कर दें. तो जब रूलर के पास पावर नहीं होगी तो ही वो जनता के ऊपर जो है अत्याचार नहीं कर पाएगा. एंड रूलर के पावर को थ्री ऑर्गन में डिवाइड करके इनको अलग अलग काम दे दिया जाए. लाइक लेजिस्लेचर का काम रहेगा मेकिंग लॉ, और जुडिशरी का क्या काम रहेगा, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम रहेगा. जो जैसे लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी. कंट्री के लिए लॉ और पॉलिसी बनाना लेजिस्लेचर का काम होगा, और उस लॉ और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करेगी. और जो भी वर्क है, जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए कि नहीं, वो कौन इंश्योर करेगा, जुडिशरी करेगी. ठीक है. तो गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन बनाए जाए, तीनों को अलग अलग काम दे दिया जाए, और जो रूलर की पावर है उससे ले ली जाए. इससे क्या होगा, जो नागरिकों की जो स्वतंत्रता होगी, लोगों की फ्रीडम होगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा. क्लास तो इस तरह से अगर जो रूलर है उसकी पावर ले ली जाए तो जनता के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा, जनता का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा. तो जो एक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और इस तरह से जो पीपल्स हैं उनकी फ्रीडम प्रोटेक्ट होती है. एंड जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो मॉन्टेस्क्यू के इस प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. दैट इज़ वाई जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने इस मॉडल को हूबहू एडॉप्ट किया, और वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन हैं, तीनों इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है और कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है. और इस मॉडल को ट्रूली अमेरिका यूएसए ने फॉलो किया. तो तब से क्लास इस मॉडल को फिर दुनिया के तमाम कंट्रीज़ ने, ब्रिटेन, इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया. फ्रांस, आपको हर कंट्रीज़ में ये मॉडल आपको मिल जाए. तो क्लास जो आपका जो सिलेबस है क्लास 11, तो उसमें हमें यही पढ़ना है कि ये तीनों ऑर्गन को, आप लोग थ्री ऑर्गन्स को अलग अलग पढ़ना है क्लास. तो बट क्लास मैं आपको ये भी बता दूं कि देयर इज अ रिलेशन ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है. लाइक जो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, वो लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, कौन चेक करेगा, हमारी जुडिशरी चेक करेगी. अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया
जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तो ऐसे लॉ को कौन इनवैलिड अनाउंस करेगा? जुडिशरी। ठीक है, तो इस तरह से लेजिस्लेचर को जुडिशरी बैलेंस करती है। एंड सपोज दैट मान लो एग्जीक्यूटिव जब काम करेगी तो कैसे काम करेगी? वो उस लॉ और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करेगी जो लेजिस्लेचर ने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्टली लेजिस्लेचर के थ्रू गाइडेड है, और जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, तो बहुत हद तक ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड जब जजेस के अपॉइंटमेंट की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो जो अपॉइंटमेंट जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम, उसमें 4 सीनियर जजेस की कोलेजियम होती है, और वो जो रिकमेंडेशन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करता है, और वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देता है। एंड कि प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उसकी सलाह से काम करता है। तो इस तरह से जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में हमारी एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट है। एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा है क्लास। एंड सपोज अगर जजेस को उनके पोस्ट से हटाना हो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ भी एक प्रोसेस है कि अगर पार्लियामेंट में 2/3 वोट्स के थ्रू अगर एग्जीक्यूटिव को हटाया जाए, उनको मजबूर किया जाए, तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी से यदि वोट पास हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, या फिर इम्पीचमेंट के लिए जो रेजोल्यूशन लाया जाए, तो जजेस को अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा। तो इस तरह से जुडिशरी के जो बड़े जजेस हैं उनको हटाने में जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट, लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्लास यू आर लुकिंग कि जजेस को अपॉइंट करने में एग्जीक्यूटिव का हाथ है और हटाने में लेजिस्लेचर का हाथ है। तो इस तरह से ये सब ऑर्गन एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। क्लास वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है सब इस मॉडल को अडॉप्ट किए हुए हैं, थोड़े चेंज के साथ। कुछ अमेरिका तो हूबहू ऐसे ही फॉलो किया है। क्लास एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो लॉ एंड पॉलिसी जो लेजिस्लेचर बनाती है उसको जो एग्जीक्यूट करता है वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव 2 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। और क्लास 1 के जो IAS और RPS अधिकारी हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, और इनको कलेक्टिवली मिला करके एग्जीक्यूटिव बोला जाता है क्लास। तो क्लास एग्जीक्यूटिव बेसिकली और भी 2 तरह के हो सकते हैं। ऐसे एग्जीक्यूटिव जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे काम करे, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक ऐसी एग्जीक्यूटिव जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे काम करे, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड क्लास इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब एग्जीक्यूटिव को हम लोग 2 टाइप बता सकते हैं, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे काम करे और जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे काम करे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे काम करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है। जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे काम करने वाली इंस्टीट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है। क्लास जो गवर्नमेंट है जब वो काम करती है तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है।
अगर ये चेक बैलेंस सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई भी बॉडी अनकंट्रोल हो सकती है। इसीलिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया गया कि ये आपस में ही एक दूसरे को कंट्रोल करें, कोई भी मनमानी न कर सके। जैसे मान लो क्लास एक ऑटो है, ऑटो में 3 व्हीकल्स हैं, एक आगे जा रहा है और पीछे 2 है। पीछे मान लो पीछे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे वाला अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या जो व्हीकल्स चल पाएगी, रन कर पाएगी? नहीं। उसी तरह से ये तीनों ऑर्गन अगर अपने अपने मन से काम करने लगे, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, तो फिर सरकार गवर्नमेंट के काम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दैट इज़ वाई चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाया गया क्लास, कि ये सब एक दूसरे को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, चेक और बैलेंस सिस्टम है क्लास कि सब आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर सके ताकि गवर्नमेंट का काम स्मूथली हो सके क्लास। तो क्लास 9 और भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, दूसरा है प्रेसिडेंशियल और एग्जीक्यूटिव। 2 तरह के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव आपके 2 टाइप्स के होते हैं। वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव उसकी क्या खास बात है? लाइक इंडिया, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, पुर्तगाल, ये सब यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है क्लास की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेलकम क्लास। देखो क्लास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास we learned so many things during the colonial period. That is why we learned the parliamentary form of government in India after the independence. Because देखो क्लास ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और 1935 एंड 1919
Britishers were already introduced the parliamentary form of government in our country. क्लास और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया में एक ऐसा एग्जीक्यूटिव हो जो स्ट्रॉन्ग भी हो और पब्लिक के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी हो. दैट इज़ वाई हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, क्योंकि क्लास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव जो होती है वो पीपल्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव एक स्ट्रॉन्ग बॉडी भी होती है. तो दैट इज़ वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक ऐसा एग्जीक्यूटिव चाहते थे जो जनता के प्रति जवाबदेह हो. दैट इज़ वाई द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया. और हमारे जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. ठीक है, दैट इज़ वाई हम इंडिया में ऐसा एग्जीक्यूटिव नहीं चाहते थे जो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना हो, क्योंकि अगर मान लो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे एक ऐसा आदमी बैठ गया जो अपने पावर का मिसयूज़ करने लगा तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा. तो या फिर उसकी पर्सनालिटी है वो ऐसी हो जिससे लोगों को नुकसान हो. तो दैट इज़ वाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा तो उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया. क्लास देखो क्लास जो डेमोक्रेसी होती है उसमें प्रेसिडेंट हु इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. ठीक है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट होता है जो कि नॉमिनल होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होता है. और सीम्स जो सिस्टम नेशनल लेवल पे होती है वही सिस्टम स्टेट लेवल पे भी होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट. हमारे इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के नाम पर स्थिर की गई है, सारी शक्तियाँ उसमें निहित है. एंड द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर. और प्रेसिडेंट जो होता है इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट ओनली बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन बट बाय द एमएलएज एंड एमपी. प्रेसिडेंट जो है एमएलएज एमपी के द्वारा चुना जाता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में. क्लास एंड द क्लास जो आर्टिकल 74 का 1 है क्लास, इट वाज सेइंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट. There shall be a council of minister with the prime minister at the head. आर्टिकल 74 का 1 क्या कहता है कि there shall be a council of minister with the prime minister at the head. एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा. टू ऐड द एडवाइस, जो कि सहायता और सलाह देगा प्रेसिडेंट को, और वह प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट्स अकॉर्डिंग विद द सच एडवाइस. और जो प्रेसिडेंट होगा राष्ट्रपति होगा वो उस सलाह के हिसाब से ही काम करेगा. द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. और जैसा एडवाइस उसको मिलेगा उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट काम करेगा. क्लास
फिर देन अगेन सेइंग कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। और प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट में रिक्वायर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर। अगर मान लो प्रेसिडेंट जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी जो एडवाइस से एग्री नहीं रखता है तो प्रेसिडेंट जो है उसको रिकंसिडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकता है। एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग एंड क्लास अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडर करने के बाद अगर वापस भेजता है तो प्रेसिडेंट शेल बाउंड, प्रेसिडेंट बाउंड होता है उसको मानने के लिए। देखो क्लास प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर हैं। प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इमरजेंसी बहुत सारे पावर हैं। प्रेसिडेंट जो है अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग है तो प्रेसिडेंट वाज इम्पोज द इमरजेंसी। जैसे अगर कोई एक्सटर्नल अटैक हो या फिर पब्लिक आर्म रिबिलियन कर रही है तो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि आर्टिकल 356 किसी जैसे किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो तो आर्टिकल 356 का यूज़ करके प्रेसिडेंट वहाँ राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। एंड इन द केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे कि पब्लिक आर्म रिबिलियन कर रही है और कोई एक्सटर्नल अटैक है तो ऑन सच केसेस हमारी सरकार जो है यानी प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी इम्पोज करने की पावर होती है एंड ही उसके पास कुछ जुडिशियल पावर भी होती है। लाइक वो डेथ सेंटेंसेस है उसको लाइफ इम्प्रिजन में या फिर उसको एक्सक्यूज़ कर सकता है। एंड जो प्रेसिडेंट होती है उसके पास ये पावर होता है कि जब तक वो किसी बिल को साइन न करे तब तक कोई बिल लॉ नहीं बन सकता। अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाए तो जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा वो बिल लॉ नहीं बन सकता। तो ये आपके विधायकी शक्तियाँ हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होता है संसद का जो पहला सत्र होता है उसको स्टार्ट कराता है। कोई अध्यादेश ला सकता है, जब अगर सदन नहीं चल रहा हो तो उस समय अध्यादेश ला सकता है। और कोई भी इलेक्शन, इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स करने की बहुत सारी शक्तियां प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स करता है। और उसके हाथ में बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर भी है। सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के हाथ में निहित होती हैं और प्रेसिडेंट के ही नाम से ही शासन होता है क्लास। और प्रेसिडेंट इज़ आल्सो चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। और जो भी कैबिनेट जो भी काम करती है, कैबिनेट के काम की जानकारी प्रेसिडेंट को दी जाती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में प्राइम मिनिस्टर लिंकेज होता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिप्टरी और भी पावर, लाइक वीटो पावर यूज़ कर सकता है। यानी अगर कोई बिल उसके पास आया है एंड प्रेसिडेंट इज़ नॉट एग्री तो उसको वो अपने पास रख ले और उसको वापस रिटर्न ना करे, क्योंकि
प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद साइन करने के, प्रेसिडेंट कब उसको रिटर्न करेगा, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं है। तो यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल पे वो एग्री नहीं है तो साइन ना करे, तो इसे वीटो पावर बोलते हैं, जिसका यूज़ करके निगेटिव वीटो की तरह यूज़ होता है। वो